नमस्कार। कहानी सागर में आपका हार्दिक स्वागत है। आज सुनिए सर आर्थर कॉनन डॉयल की लिखी कहानी शर्लॉक होम्स द एडवेंचर ऑफ द डेविल्स फुट। मेरा नाम शर्लॉक होम्स है और ये कहानी उस अजीब और भयावह घटना की है जिसे मैंने डेविल्स फुट के नाम से जाना। बात 1910 की है, जब मैं और मेरा मित्र डॉक्टर वॉटसन लंदन की भागदौड़ से दूर कॉर्नवाल के शांत और रहस्यमय तटों पर कुछ दिन आराम के लिए आए। मेरी तबीयत कुछ समय से ठीक नहीं थी और वॉटसन की सलाह पर हमने पोल्डू नामक गांव में समुद्र किनारे एक कॉटेज किराए पर लिया। चारों ओर फैली वीरानी और दूर तक फैला नीला समंदर। ये जगह किसी कवि को प्रेरणा दे सकती थी, लेकिन मेरे लिए जो हमेशा रहस्यों में उलझा रहता है, ये सब कुछ उबाऊ था। फिर भी वॉटसन के कहने पर मैंने शांति को अपनाने की कोशिश की। सुबह की सैर, लहरों की आवाज और मछुआरों की बातें, सब कुछ मेरे लिए नया था। लेकिन मेरा मन अब भी किसी रहस्य की तलाश में भटक रहा था। उस सुबह जब हम कॉटेज में नाश्ता कर रहे थे, वॉटसन ने अखबार उठाया और स्थानीय समाचार पढ़ने लगे। मैं अपनी कॉफी का आनंद ले रहा था जब अचानक वॉटसन ने कहा, होम्स, ये देखो, पास के गांव में कुछ अजीब हुआ है। उनकी आवाज में उत्सुकता थी जो मुझे तुरंत प्रभावित करती है। मैंने कॉफी का प्याला नीचे रखा और उनकी ओर ध्यान से देखा। क्या हुआ, वॉटसन? मैंने पूछा। वॉटसन ने अखबार मेरी ओर बढ़ाया। ये ट्रेगनेस परिवार की खबर है। कल रात उनके घर में कुछ भयानक हुआ। 3 लोग, 2 भाई और उनकी बहन अचानक पागल हो गए और एक की मौत हो गई। मैंने अखबार लिया और खबर को ध्यान से पढ़ा। यह वाकई में असामान्य था। ट्रेगनेस परिवार कॉर्नवाल के एक पुराने और सम्मानित परिवार का हिस्सा था। उनके घर, जो पोल्डू से कुछ मील दूर था, में पिछले दिन देर रात एक भयानक घटना घटी। 3 लोग, ममर ट्रेगनेस, उनके भाई जॉर्ज और बहन ब्रेंडा, रात के खाने के बाद ड्राइंग रूम में बैठे थे। सुबह जब नौकरानी कमरे में आई तो उसने देखा कि ब्रेंडा मृत थी और दोनों भाई पूरी तरह से पागल हो चुके थे। उनकी आंखों में भयानक डर था और वे बिना रुके चीख रहे थे। ये दिलचस्प है, मैंने कहा, और मेरे दिमाग ने तुरंत इस रहस्य पर काम शुरू कर दिया। पागलपन और मौत, एक ही रात में, एक ही कमरे में, यह कोई साधारण घटना नहीं है, वॉटसन। वॉटसन ने उत्साह से कहा, क्या हम इसे देखने जाएंगे? होम्स, यह आपके दिमाग के लिए एक अच्छी चुनौती हो सकती है। मैंने मुस्कुराते हुए कहा, वॉटसन, आप मुझे अच्छी तरह जानते हैं। चलिए, तैयार हो जाइए, हमें ट्रेगनेस के घर जाना है। हमने जल्दी से नाश्ता खत्म किया और अपने घोड़े की गाड़ी तैयार की। कॉर्नवाल की संकरी और पथरीली सड़कों से होते हुए हम ट्रेगनेस के घर की ओर बढ़े। रास्ते में मैंने वॉटसन से कहा, इस मामले में कुछ असामान्य है। 3 लोग एक ही समय में बिना किसी स्पष्ट कारण के पागल हो जाएं और एक की मौत हो जाए। ये कोई बीमारी नहीं हो सकती। वॉटसन ने सहमति जताई। लेकिन होम्स, क्या यह कोई जहर हो सकता है या कोई मानसिक आघात संभव है? मैंने कहा, लेकिन हमें मौके पर जाकर सबूत इकट्ठा करने होंगे। बिना तथ्यों के कोई निष्कर्ष निकालना मूर्खता होगी। कुछ देर बाद हम ट्रेगनेस के घर पहुंचे। ये एक पुराना पत्थरों से बना हुआ मकान था जो एक सुनसान पहाड़ी पर खड़ा था। आसपास कोई दूसरा घर नहीं था और चारों ओर बंजर जमीन फैली थी। घर के बाहर कुछ लोग इकट्ठा थे, स्थानीय पुलिस, कुछ पड़ोसी और एक डॉक्टर। जैसे ही हम पहुंचे, एक लंबा दुबला पतला आदमी हमारी ओर आया। उसने खुद को मोर्टिमर ट्रेगनेस के रूप में पेश किया। मिस्टर होम्स, मैंने आपके बारे में सुना है, उसने कांपती आवाज में कहा। कृपया मेरी मदद करें। मेरे भाई बहन, ये भयानक है। मोर्टिमर की हालत देखकर मुझे दया आई। उसका चेहरा पीला था और उसकी आंखें डर से भरी थी। मैंने उससे पूछा, मोर्टिमर, हमें बताइए कि कल रात क्या हुआ? हर छोटी बड़ी बात। ममर ने गहरी सांस ली और शुरू किया।
हम 4 भाई बहन हैं, मैं, जॉर्ज, ओवेन और ब्रेंडा। कल रात हम सब ने साथ में खाना खाया। खाना खत्म होने के बाद जॉर्ज, ओवेन और ब्रेंडा ड्राइंग रूम में ताश खेलने बैठ गए। मैं थोड़ा अस्वस्थ महसूस कर रहा था, इसलिए अपने कमरे में चला गया। सुबह जब मैं नीचे आया तो मैंने देखा ब्रेंडा मरी पड़ी थी और जॉर्ज और ओवेन पूरी तरह पागल हो चुके थे। क्या आपने कुछ असामान्य देखा या सुना? मैंने पूछा। ममर ने सिर हिलाया। नहीं मिस्टर होम्स, सब कुछ सामान्य था। मैंने वॉटसन की ओर देखा। यह मामला जितना सरल लग रहा था उतना ही जटिल था। मैंने मोर्टिमर से कहा, हमें ड्राइंग रूम देखना होगा। हम घर के अंदर गए। ड्राइंग रूम एक बड़ा पुराना कमरा था जिसमें भारी लकड़ी का फर्नीचर और एक बड़ी चिमनी थी। कमरे में अभी भी वही भयानक माहौल था। टेबल पर ताश के पत्ते बिखरे पड़े थे और कुर्सियां उल्टी पलटी थी। मैंने कमरे का बारीकी से निरीक्षण शुरू किया। वॉटसन, क्या आप कुछ नोटिस करते हैं? मैंने पूछा। वॉटसन ने कमरे को देखा और कहा, होम्स, यह कमरा पूरी तरह बंद था। खिड़कियां बंद थी और दरवाजा भी। अगर कोई जहर था तो वो बाहर से नहीं आया। मैंने सहमति में सिर हिलाया। बिल्कुल वॉटसन, लेकिन ये जहर आया कहां से और कैसे? ये राख, इसमें कुछ मिला हुआ है, हमें इसे जांचना होगा। तभी स्थानीय पुलिस का इंस्पेक्टर आया। उसने हमें बताया कि जॉर्ज और ओवेन को नजदीकी अस्पताल में भेजा गया है और ब्रेंडा के शव को पोस्टमार्टम के लिए ले जाया गया है। मैंने इंस्पेक्टर से पूछा, क्या आपको कोई सुराग मिला? उसने सिर हिलाया। नहीं मिस्टर होम्स, ये सब बहुत अजीब है। ऐसा लगता है जैसे कोई अलौकिक शक्ति ने इस घर पर हमला किया हो। मैंने मुस्कुराते हुए कहा, इंस्पेक्टर, अलौकिक शक्तियां मेरे क्षेत्र से बाहर है, लेकिन मानवीय अपराध मेरे लिए कोई रहस्य नहीं। उस दिन हमने और भी सबूत इकट्ठा किए। मैंने नौकरों से बात की, घर के आसपास का निरीक्षण किया और ममर से परिवार के इतिहास के बारे में पूछा, लेकिन हर जवाब के साथ रहस्य और गहरा होता गया। रात को जब हम कॉटेज में वापस आए, वॉटसन ने कहा, होम्स, ये मामला मुझे डराने लगा है। क्या आपको लगता है कि हम इसे सुलझा पाएंगे? मैंने उनकी ओर देखा और कहा, वॉटसन, हर रहस्य का एक जवाब होता है और मैं उस जवाब को ढूंढ लूंगा, चाहे वो कितना भी छिपा हो। ये पहला दिन था और मैं जानता था कि ये मामला मेरे अब तक के सबसे चुनौतीपूर्ण मामलों में से एक होगा। लेकिन मेरे दिमाग में एक चिंगारी जल चुकी थी और मैं उस रहस्य को सुलझाने के लिए तैयार था। मैं, शेरलॉक होम्स, उस रात अपने कॉटेज में बैठा था जब मेरे दिमाग में ट्रेगनिस परिवार की उस भयानक घटना के टुकड़े टुकड़े घूम रहे थे। वॉटसन, जो हमेशा मेरी सोच को एक धैर्यवान श्रोता की तरह सुनते हैं, मेरे सामने बैठे थे। बाहर समुद्र की लहरें चट्टानों से टकरा रही थी और उनकी आवाज एक अजीब सा संगीत बना रही थी। लेकिन मेरा ध्यान उस संगीत पर नहीं, बल्कि उस रहस्य पर था जो मेरे सामने था। वॉटसन, मैंने कहा, यह मामला जितना सरल दिखता है उतना ही जटिल है। 3 लोग एक ही कमरे में एक ही समय में पागल हो जाते हैं और एक की मौत हो जाती है। यह कोई संयोग नहीं हो सकता। वॉटसन ने अपनी पाइप जलाई और गहरी सांस लेते हुए बोले, होम्स, क्या आपको लगता है कि यह कोई जहर था? चिमनी की राख में आपको जो गंध मिली, क्या वह इसका सुराग हो सकती है? मैंने सिर हिलाया। संभव है वॉटसन, लेकिन वो राख कोई साधारण राख नहीं थी। उसमें कुछ ऐसा था जो सामान्य कोयले की जलन से नहीं आता। हमें उसका विश्लेषण करना होगा। और फिर ये सवाल भी है, वो जहर अगर था तो कमरे में कैसे पहुंचा? खिड़कियां बंद थी, दरवाजा बंद था, कोई बाहरी व्यक्ति अंदर नहीं आया। वॉटसन ने कहा, लेकिन होम्स, ममर तो उस रात वहां था, क्या वो कुछ जानता होगा? बिल्कुल वॉटसन, मैंने कहा, मोर्टिमर इस कहानी का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है। वो उस रात घर में था।
लेकिन उसका कहना है कि वो बीमार था और अपने कमरे में चला गया। हमें उसकी कहानी की सच्चाई जांचना होगी। अगली सुबह हम फिर से ट्रेगनिस के घर के लिए निकले। इस बार मैंने अपने साथ कुछ उपकरण लिए, एक छोटा सा आवर्धक लेंस, कुछ रासायनिक उपकरण और नमूने लेने के लिए कांच की शीशियां। मेरा इरादा था कि मैं उस चिमनी की राख को और गहराई से जांचूं। जब हम ट्रेगनिस के घर पहुंचे, वहां का माहौल और भी उदास लग रहा था। मॉर्टिमर हमें दरवाजे पर मिला। उसकी आंखें लाल थी, शायद रात भर रोने की वजह से। मिस्टर होम्स, उसने कहा, क्या आपको कुछ पता चला? मेरे भाई बहन, मैं उन्हें खो चुका हूं। मैंने उसकी पीठ थपथपाई और कहा, ममर, हमें कुछ समय चाहिए, लेकिन मैं वादा करता हूं मैं इस रहस्य को सुलझाऊंगा। हम सीधे ड्राइंग रूम में गए। मैंने चिमनी की ओर ध्यान दिया और राख के नमूने इकट्ठा किए। मैंने देखा कि चिमनी के पास एक छोटा सा धातु का डिब्बा पड़ा था जो मुझे पिछले दिन नहीं दिखा था। मैंने उसे उठाया और खोला। अंदर कुछ सूखी पत्तियां थी जो किसी अजीब पौधे की लग रही थी। उनकी गंध तेज और कड़वी थी। वॉटसन, ये देखिए, मैंने कहा और डिब्बा उनकी ओर बढ़ाया। ये कोई साधारण पौधा नहीं है। वॉटसन ने पत्तियों को सूंघा और चेहरा बनाया। होम्स, ये गंध, ये बहुत अजीब है। क्या ये जहर हो सकता है? संभव है, मैंने कहा। हमें इन पत्तियों का विश्लेषण करना होगा, लेकिन पहले हमें यह पता लगाना है कि यह डिब्बा यहां कैसे आया। मैंने ममर को बुलाया और डिब्बा दिखाया। ममर, क्या आपने इसे पहले देखा है? मॉर्टिमर ने डिब्बे को ध्यान से देखा और सिर हिलाया। नहीं मिस्टर होम्स, मैंने इसे पहले कभी नहीं देखा। उसकी आवाज में एक अजीब सी हिचकिचाहट थी जो मेरे ध्यान से नहीं बची। मैंने उससे और सवाल नहीं किए, लेकिन मेरे दिमाग में शक का एक बीज बोया जा चुका था। ममर कुछ छिपा रहा था और मुझे पता लगाना था कि वो क्या था। उसके बाद मैंने नौकरों से बात की। घर में केवल 2 नौकर थे, एक बूढ़ी नौकरानी मिस पोटर और एक युवा नौकर विलियम। मिस पोटर ने बताया कि उस रात उसने कुछ भी असामान्य नहीं देखा। खाना सामान्य था और सभी लोग खुश लग रहे थे, लेकिन विलियम ने कुछ ऐसा कहा जो मेरे लिए महत्वपूर्ण था। मिस्टर होम्स, उसने धीमी आवाज में कहा, मुझे नहीं पता कि यह महत्वपूर्ण है या नहीं, लेकिन उस रात जब मैं रसोई में था, मैंने ममर साहब को चिमनी के पास कुछ करते देखा। मुझे लगा कि वो आग जला रहे थे, लेकिन वो कुछ जल्दबाजी में थे। क्या तुमने देखा कि वो क्या जला रहे थे? मैंने पूछा। विलियम ने सिर हिलाया। नहीं साहब, मैंने ज्यादा ध्यान नहीं दिया। ये जानकारी मेरे लिए एक महत्वपूर्ण सुराग थी। मैंने वॉटसन से कहा, वॉटसन, मोर्टिमर हमसे कुछ छिपा रहा है। वो उस रात चिमनी के पास था और ये डिब्बा, ये उसी का हो सकता है, वॉटसन ने चिंतित स्वर में कहा। लेकिन होम्स, अगर मोर्टिमर ने कुछ किया तो उसने अपने ही भाई बहनों को क्यों नुकसान पहुंचाया? ये तो समझ से बाहर है। वॉटसन, मैंने कहा, लालच, जलन या बदला, ये ऐसी भावनाएं हैं जो इंसान को कुछ भी करने पर मजबूर कर सकती है। हमें मोर्टिमर के अतीत और परिवार के रिश्तों के बारे में और जानना होगा। उस दिन दोपहर को हम स्थानीय अस्पताल गए, जहां जॉर्ज और ओवेन को भर्ती किया गया था। वहां का दृश्य दिल दहलाने वाला था। दोनों भाई अपने अपने बिस्तरों पर बंधे हुए थे और उनकी आंखों में अभी भी वही भयानक डर था। वे कुछ बड़बड़ा रहे थे, लेकिन उनकी बातें समझ से बाहर थी। डॉक्टर ने हमें बताया कि उनकी हालत में कोई सुधार नहीं हुआ है और ऐसा लगता है कि उनका दिमाग पूरी तरह से नष्ट हो चुका है। मैंने डॉक्टर से पूछा, क्या आपको उनके शरीर में किसी जहर के निशान मिले? डॉक्टर ने सिर हिलाया। नहीं मिस्टर होम्स, हमने कई तरह के परीक्षण किए, लेकिन हमें कुछ नहीं मिला। ये बहुत अजीब है। वहां से लौटते समय मेरे दिमाग में कई सवाल घूम रहे थे। अगर ये जहर था तो ये इतना शक्तिशाली था कि ये शरीर में कोई निशान नहीं छोड़ता था,
और अगर ये जहर नहीं था तो फिर क्या था? क्या ये कोई मानसिक आघात था या कुछ और? शाम को हम कॉटेज में वापस आए। मैंने अपनी मेज पर राख और पत्तियों के नमूने रखे और उनका विश्लेषण शुरू किया। मैं कोई रसायन शास्त्री नहीं हूं, लेकिन मेरे पास इतना ज्ञान था कि मैं कुछ बुनियादी परीक्षण कर सकूं। राख में कुछ अजीब रासायनिक तत्व थे जो सामान्य कोयले में नहीं पाए जाते, और पत्तियों की गंध मुझे किसी विदेशी पौधे की याद दिला रही थी। वॉटसन, मैंने कहा, मुझे लगता है कि ये पत्तियां किसी अफ्रीकी या दक्षिण अमेरिकी पौधे की हो सकती हैं। मैंने अपने अध्ययन में ऐसे पौधों के बारे में पढ़ा है जिनके धुएं से लोग पागल हो जाते हैं। वॉटसन ने आश्चर्य से कहा, लेकिन होम्स, ऐसा पौधा कॉर्नवाल में कैसे पहुंचा? ये वही सवाल है वॉटसन, मैंने कहा, और इसका जवाब हमें मॉर्टिमर से मिलेगा। उस रात मैंने मॉर्टिमर को एक पत्र लिखा और उसे अगली सुबह हमारे कॉटेज में आने के लिए कहा। मुझे यकीन था कि वो कुछ छिपा रहा था और मैं उसे सामने लाना चाहता था। जैसे ही मैंने पत्र लिखा, वॉटसन ने कहा, होम्स, क्या आपको लगता है कि ममर ही इसका जिम्मेदार है? मैंने मुस्कुराते हुए कहा, वॉटसन, अभी कुछ भी कहना जल्दबाजी होगी, लेकिन एक बात पक्की है, मोर्टिमर इस रहस्य की कुंजी है और मैं उस कुंजी को खोलने वाला हूं। यह दूसरा दिन था और मैं उस रहस्य के और करीब पहुंच रहा था, लेकिन मुझे यह भी पता था कि यह मामला अभी और जटिल होने वाला था। मैं, शेरलॉक होम्स, उस सुबह अपने कॉटेज में मोर्टिमर ट्रेगनेस की प्रतीक्षा कर रहा था। मेरे सामने मेज पर वो धातु का डिब्बा रखा था जिसमें वे अजीब पत्तियां थी और चिमनी की राख के नमूने भी बिखरे पड़े थे। वॉटसन, जो हमेशा मेरे उत्साह को संतुलित करने की कोशिश करते हैं, मेरे पास बैठे थे और अपनी कॉफी पी रहे थे। बाहर समुद्र की लहरों की आवाज एक अजीब सा माहौल बना रही थी जो इस रहस्य को और गहरा कर रही थी। वॉटसन, मैंने कहा, मोर्टिमर आज कुछ छिपा नहीं पाएगा। मुझे यकीन है कि वो उस रात चिमनी के पास कुछ कर रहा था और ये डिब्बा उसी की कहानी का हिस्सा है। वॉटसन ने चिंतित स्वर में कहा, होम्स, लेकिन अगर ममर ने अपने भाई बहनों को जहर दिया तो उसका मकसद क्या हो सकता है? वो तो खुद इस हादसे से टूटा हुआ लगता है। मैंने मुस्कुराते हुए कहा, वॉटसन, इंसान का दिल और दिमाग कभी कभी ऐसी गहराइयों में चला जाता है जहां तर्क की रोशनी नहीं पहुंचती। मोर्टिमर का दुख वास्तविक हो सकता है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि वो निर्दोष है। तभी बाहर घोड़े की गाड़ी की आवाज सुनाई दी। मोर्टिमर आ चुका था। वो कॉटेज के दरवाजे पर पहुंचा और मैंने देखा कि उसकी हालत पहले से भी खराब थी। उसका चेहरा और पीला हो गया था और उसकी आंखों में एक अजीब सा डर था। मिस्टर होम्स, उसने कांपती आवाज में कहा, आपने मुझे क्यों बुलाया? क्या आपको कुछ पता चला? मैंने उसे अंदर बुलाया और कुर्सी पर बैठने का इशारा किया। फिर मैंने मेज पर रखा धातु का डिब्बा उठाया और उसकी ओर बढ़ाया। मोर्टिमर, ये डिब्बा ड्राइंग रूम की चिमनी के पास मिला। क्या आप इसे पहचानते हैं? ममर ने डिब्बे को देखा और मैंने उसके चेहरे पर एक क्षण भर के लिए घबराहट देखी, लेकिन उसने तुरंत खुद को संभाला और कहा, नहीं मिस्टर होम्स, मैंने इसे पहले कभी नहीं देखा। मैंने उसकी आंखों में देखा और कहा, मोर्टिमर, सच बोलना आपके लिए बेहतर होगा। एक नौकर ने उस रात आपको चिमनी के पास कुछ करते देखा और ये डिब्बा जिसमें ये अजीब पत्तियां हैं उसी राख के पास मिला जो चिमनी में थी। ममर का चेहरा सफेद पड़ गया। उसने कुछ कहना चाहा, लेकिन उसकी आवाज गले में अटक गई। मैंने उस पर दबाव बनाए रखा। ममर, अगर आप सच नहीं बताएंगे तो मैं पुलिस को यह डिब्बा और राख सौंप दूंगा और फिर आपकी जांच होगी। ये सुनकर मोर्टिमर टूट गया। उसने अपना सिर हाथों में पकड़ लिया और धीमी आवाज में कहा, मिस्टर होम्स, मैंने कुछ नहीं किया। हाँ, मैं उस रात चिमनी के पास था
लेकिन मैं सिर्फ आग जला रहा था। मुझे नहीं पता ये डिब्बा कहां से आया, फिर ये पत्तियां क्या है, मैंने पूछा। इनकी गंध और राख में मिला रसायन, ये सब बताता है कि उस रात ड्राइंग रूम में कुछ असामान्य हुआ। मोर्टिमर ने गहरी सांस ली और कहा, मिस्टर होम्स, मैं आपको सच बताता हूं। कुछ महीने पहले मैं एक यात्री से मिला था। वो अफ्रीका से आया था और उसके पास कुछ अजीब पौधे थे। उसने मुझे बताया कि इन पत्तियों का धुआं दिमाग को शांत करता है। मैंने सोचा कि ये मेरे भाई बहनों के लिए अच्छा हो सकता है, क्योंकि वे अक्सर तनाव में रहते थे। उस रात मैंने थोड़ी सी पत्तियां चिमनी में डाली, लेकिन मुझे नहीं पता था कि ये इतना खतरनाक होगा। मैंने उसकी कहानी सुनी, लेकिन मुझे यकीन नहीं हुआ। उसकी बातों में सच्चाई थी, लेकिन पूरी सच्चाई नहीं। मैंने कहा, ममर, अगर आपकी बात सच है तो आपने ये डिब्बा क्यों छिपाया, और उस यात्री का नाम और पता बताइए। मर्टिमर ने हिचकिचाते हुए कहा, उसका नाम मुझे याद नहीं। वो एक अजनबी था। मैं उसे बस एक बार मिला था। ये सुनकर मेरा शक और गहरा हो गया। मोर्टिमर कुछ छिपा रहा था और मैं उसे उजागर करने के लिए दृढ़ था। लेकिन मैंने उस वक्त और दबाव नहीं डाला। मैंने उसे जाने दिया और वॉटसन से कहा, वॉटसन, ममर की कहानी में कई छेद हैं। हमें उस यात्री के बारे में पता लगाना होगा और इन पत्तियों का विश्लेषण करना होगा। उस दिन दोपहर को मैंने स्थानीय पुस्तकालय में कुछ समय बिताया। मैंने अफ्रीकी और दक्षिण अमेरिकी पौधों के बारे में किताबें पढ़ी। मुझे एक पौधे के बारे में जानकारी मिली जिसे डेविल्स फुट कहा जाता था। ये एक दुर्लभ पौधा था जिसका धुआं इतना शक्तिशाली होता था कि ये इंसान के दिमाग को पूरी तरह नष्ट कर सकता था। उस पौधे की पत्तियों का वर्णन बिल्कुल वैसा ही था जैसा मैंने डिब्बे में देखा था। वॉटसन, मैंने उत्साह से कहा, यह वही पौधा है, डेविल्स फुट। लेकिन ये कॉर्नवाल में कैसे पहुंचा और ममर को ये कैसे मिला? वॉटसन ने कहा, होम्स, क्या यह संभव है कि कोई और इस पौधे को लाया हो? शायद कोई दुश्मन? बिल्कुल संभव है। मैंने कहा, हमें ट्रेगनिस परिवार के अतीत में जाना होगा। उनके दुश्मन, उनके रिश्ते, उनकी संपत्ति, सब कुछ। उस शाम हमने स्थानीय पादरी रेवरन राउंड हाई से मुलाकात की। वो ट्रेगनिस परिवार को अच्छी तरह जानते थे। राउंड हाई एक बूढ़े दयालु व्यक्ति थे जो इस हादसे से बहुत दुखी थे। उन्होंने हमें बताया कि ट्रेगनिस परिवार कॉर्नवाल का एक पुराना और धनी परिवार था, लेकिन हाल के वर्षों में उनके बीच कुछ तनाव था। ममर और उसके भाई बहनों के बीच संपत्ति को लेकर कुछ विवाद था। राउंड हाई ने कहा, ममर को लगता था कि उसे परिवार की संपत्ति में उचित हिस्सा नहीं मिला, लेकिन मुझे नहीं लगता कि वो इतना नीचे गिरेगा कि अपने भाई बहनों को नुकसान पहुंचाए। ये जानकारी मेरे लिए महत्वपूर्ण थी। संपत्ति का लालच एक मजबूत मकसद हो सकता था। मैंने राउंड से पूछा, क्या परिवार का कोई दुश्मन था, कोई ऐसा व्यक्ति जो उन्हें नुकसान पहुंचाना चाहता हो? राउंड हाई ने सिर हिलाया। नहीं मिस्टर होम्स, ट्रेगनिस परिवार सम्मानित था, लेकिन कुछ साल पहले ममर ने एक अजीब आदमी के साथ दोस्ती की थी। वो विदेशी था, शायद अफ्रीका से। मुझे उसका नाम याद नहीं, लेकिन वो कुछ संदिग्ध लगता था। ये सुनकर मेरे कान खड़े हो गए। क्या आप उस आदमी का वर्णन कर सकते हैं? राउंड हाई ने कुछ सोचा और कहा, वो लंबा था, दाढ़ी वाला, उसकी आंखें बहुत तेज थी। वो कुछ समय के लिए पोल्ड में रहा, फिर अचानक गायब हो गया। मैंने वॉटसन की ओर देखा। ये वही यात्री हो सकता था जिसके बारे में ममर ने बताया था, लेकिन वो कौन था और उसका मकसद क्या था? रात को जब हम कॉटेज में वापस आए, मैंने पत्तियों का और विश्लेषण किया। मैंने थोड़ी सी पत्तियां जलाई और उनके धुएं को एक कांच की शीशी में इकट्ठा किया। धुआं इतना तेज था कि मेरी आंखें जलने लगी।
मैंने तुरंत खिड़की खोली और वॉटसन से कहा, वॉटसन, ये धुआं खतरनाक है। अगर ये ड्राइंग रूम में फैला तो कोई आश्चर्य नहीं कि 3 लोग पागल हो गए और एक की मौत हो गई। वॉटसन ने चिंतित स्वर में कहा, होम्स, हमें सावधान रहना होगा। अगर ये इतना खतरनाक है तो हमें इसे और नहीं छूना चाहिए। मैंने सहमति में सिर हिलाया। आप सही हैं वॉटसन, लेकिन हमें यह भी पता लगाना है कि यह पौधा कहां से आया और मर्टिमर की इसमें क्या भूमिका थी। यह तीसरा दिन था और मैं उस रहस्य के और करीब पहुंच रहा था, लेकिन मेरे सामने अभी भी कई सवाल थे। डेविल्स फुट का रहस्य अभी पूरी तरह से खुला नहीं था और मैं जानता था यह मामला मेरे धैर्य और बुद्धि की परीक्षा लेगा। मैं शेरलॉक होम्स उस सुबह अपने कॉटेज में बैठा था जब मेरा दिमाग उस रहस्यमयी पौधे डेविल्स फुट और मोर्टिमर ट्रेगनिस की अधूरी कहानी के इर्द गिर्द घूम रहा था। वॉटसन, जो अब इस मामले में उतने ही उलझ चुके थे जितना मैं, मेरे सामने बैठे अखबार पढ़ रहे थे, लेकिन उनकी आंखें बार बार मेज पर रखे उस धातु के डिब्बे की ओर जा रही थी जिसमें वे खतरनाक पत्तियां थी। वॉटसन, मैंने कहा, हमें उस रहस्यमयी यात्री को ढूंढना होगा जिसके बारे में ममर और रेवरेंड राउंड हाई ने बताया। वो इस मामले की गुत्थी सुलझाने की कुंजी हो सकता है। वॉटसन ने अखबार नीचे रखा और बोले, होम्स, लेकिन वह आदमी तो महीनों पहले गायब हो चुका है। हमें उसे ढूंढने के लिए कहां से शुरू करना चाहिए? मैंने मुस्कुराते हुए कहा, वॉटसन, हर इंसान अपने पीछे कुछ ना कुछ निशान छोड़ता है। हमें बस उन निशानों को खोजना है। मैंने फैसला किया, हमें पोलू के स्थानीय सराय में जाना चाहिए जहां विदेशी यात्री अक्सर ठहरते थे। अगर वो आदमी जो शायद अफ्रीका से आया था पोलू में रुका था तो हो सकता है कि सराय के मालिक या कर्मचारियों को कुछ याद हो। हम घोड़े की गाड़ी से पोलू की एकमात्र सराय द मोरलैंड्स इन पहुंचे। ये एक पुरानी लकड़ी और पत्थर से बनी इमारत थी जिसके बाहर समुद्र की नमकीन हवा की गंध फैली थी। सराय का मालिक मिस्टर बर्न्स एक मोटा ताजा हंसमुख आदमी था जो स्थानीय लोगों के बीच काफी लोकप्रिय था। मैंने उसे अपने और वॉटसन का परिचय दिया और सीधे मुद्दे पर आ गया। मिस्टर बर्न्स, मैंने कहा, हम एक ऐसे आदमी के बारे में जानकारी चाहते हैं जो कुछ महीने पहले यहां रुका हो। वो लंबा था, दाढ़ी वाला और शायद अफ्रीका से आया था। बर्न्स ने अपनी ठुड्डी खुजाई और कुछ सोचने लगा। हाँ मिस्टर होम्स, मुझे ऐसा एक आदमी याद है। उसका नाम था, हाँ, डॉक्टर लैंस टर्नडेल। वो एक मशहूर शिकारी और खोजी था। अफ्रीका में उसने कई साल बिताए थे। वो कुछ हफ्तों के लिए यहां रुका था लेकिन फिर अचानक चला गया। डॉक्टर लैंस टर्नडेल। मैंने दोहराया। ये नाम मेरे लिए नया था लेकिन मेरे दिमाग ने तुरंत इसे एक महत्वपूर्ण सुराग के रूप में दर्ज कर लिया। क्या आप बता सकते हैं कि वो यहां क्या कर रहा था? बर्न्स ने सिर हिलाया। वो ज्यादा बात नहीं करता था मिस्टर होम्स, लेकिन मैंने सुना कि वो ट्रेगनिस परिवार से मिलने आया था। खासकर ममर ट्रेगनिस से उसकी अच्छी दोस्ती थी। ये सुनकर मेरी आंखें चमक उठीं। ममर ने इस आदमी का जिक्र क्यों नहीं किया? मैंने बर्न्स से पूछा। क्या टर्नडेल ने कुछ अजीब चीजें अपने साथ रखी थी, जैसे कोई पौधा या रसायन? बर्न्स ने कुछ देर सोचा और बोला, हाँ, अब याद आया। एक बार मैंने उसके कमरे में एक छोटा सा डिब्बा देखा जिसमें कुछ सूखी पत्तियां थी। उसने कहा कि वे अफ्रीका के किसी खास पौधे की है जो औषधि के काम आती है। वाटसन ने मेरी ओर देखा और हमारी नजरें मिली। ये वही डिब्बा हो सकता था जो हमें ड्राइंग रूम में मिला था। मैंने बर्न्स से पूछा, क्या आप जानते हैं कि टर्नडेल अब कहाँ है? बर्न्स ने सिर हिलाया। नहीं मिस्टर होम्स, वो बिना कुछ बताए चला गया, लेकिन मैंने सुना कि वो कभी कभी कॉर्नवाल में वापस आता है। ये जानकारी मेरे लिए काफी थी। मैंने बर्न्स को धन्यवाद दिया
और वाटसन के साथ बाहर निकला। वाटसन, मैंने कहा, डॉक्टर लैंस टर्नडेल इस मामले का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है। हमें उसे ढूंढना होगा, लेकिन पहले हमें मर्टिमर से फिर से बात करनी होगी। हम तुरंत ट्रेगनिस के घर के लिए निकले। जब हम वहां पहुंचे, मर्टिमर हमें ड्राइंग रूम में मिला। उसकी हालत और खराब लग रही थी। मैंने बिना समय गवाए उससे सवाल किया, ममर, आपने हमें डॉक्टर लैंस टर्नडेल के बारे में क्यों नहीं बताया? वो आपका दोस्त था और वो उन पत्तियों को लाया था, है ना? ममर का चेहरा एक बार फिर पीला पड़ गया। उसने हकलाते हुए कहा, मिस्टर होम्स, मैंने उसका नाम इसलिए नहीं लिया क्योंकि मुझे नहीं लगा कि ये महत्वपूर्ण है। हाँ, वो मेरा दोस्त था, लेकिन उसने मुझे कभी नहीं बताया कि वे पत्तियां इतनी खतरनाक है। आप झूठ बोल रहे हैं, ममर, मैंने कड़क आवाज में कहा। आप जानते थे कि वे पत्तियां क्या कर सकती हैं और आपने उन्हें चिमनी में जलाया ताकि आपके भाई बहन पागल हो जाए। क्यों? संपत्ति के लिए या किसी और वजह से? मर्टिमर ने अपना सिर झुका लिया और रोने लगा। मिस्टर होम्स, मैंने ऐसा नहीं किया। मैंने सिर्फ थोड़ी सी पत्तियां जलाई थी क्योंकि लयन ने कहा था कि इससे तनाव कम होता है। मुझे नहीं पता था कि ये इतना खतरनाक होगा। मैंने उसकी आंखों में देखा, उसकी बातों में कुछ सच्चाई थी, लेकिन वो अभी भी पूरी कहानी नहीं बता रहा था। मैंने उससे पूछा, टर्नडेल अब कहाँ है? मर्टिमर ने सिर हिलाया। मुझे नहीं पता, मिस्टर होम्स, वो महीनों पहले चला गया। लेकिन मुझे लगता है कि वो अभी भी कॉर्नवाल में हो सकता है। यह सुनकर मैंने वाटसन की ओर देखा। हमें टर्नडेल को ढूंढना था और जल्दी, लेकिन उससे पहले मुझे उस पौधे के बारे में और जानना था। मैंने ममर को जाने दिया और वाटसन से कहा, वाटसन, हमें टर्नडेल के बारे में और जानकारी चाहिए और हमें यह भी पता लगाना है कि उस रात ड्राइंग रूम में और क्या हुआ। उस शाम हम स्थानीय पुलिस स्टेशन गए, जहां इंस्पेक्टर ने हमें ब्रेंडा के पोस्टमार्टम की रिपोर्ट दी। रिपोर्ट में कुछ खास नहीं था, कोई जहर नहीं, कोई चोट नहीं, लेकिन एक बात असामान्य थी। ब्रेंडा की मौत दिमागी आघात से हुई थी, जैसे कि उसने कुछ इतना भयानक देखा हो कि उसका दिल रुक गया। वाटसन, मैंने कहा, यह पौधा सिर्फ पागलपन नहीं लाता, ये इतना भयानक है कि ये इंसान को डर से मार सकता है। वाटसन ने चिंतित स्वर में कहा, होम्स, हमें इस पौधे को नष्ट करना होगा। अगर ये किसी और के हाथ लग गया तो और लोग मर सकते हैं। मैंने सहमति में सिर हिलाया। आप सही हैं, वाटसन, लेकिन पहले हमें टर्नडेल को ढूंढना होगा। वो इस पौधे को यहां लाया और वो जानता है कि इसका इस्तेमाल कैसे हुआ। रात को जब हम कॉटेज में वापस आए, मैंने अपने नोट्स को फिर से देखा। डेविल्स फुट का धुआं, मर्टिमर की संदिग्ध हरकतें और टर्नडेल का गायब होना, ये सब एक जटिल पहेली के टुकड़े थे। मैंने फैसला किया कि अगले दिन हम टर्नडेल के ठिकाने की तलाश करेंगे। लेकिन उस रात जब मैं अपने कमरे में था, मुझे एक अजीब सा एहसास हुआ, जैसे कोई मुझे देख रहा हो। मैंने खिड़की की ओर देखा, लेकिन वहां कोई नहीं था। सिर्फ समुद्र की लहरों की आवाज थी, जो अंधेरे में और भयानक लग रही थी। वाटसन, मैंने बुदबुदाया, ये मामला हमें ऐसी जगह ले जा रहा है जहां हम पहले कभी नहीं गए। ये चौथा दिन था और मैं उस रहस्य के और करीब पहुंच रहा था, लेकिन मुझे यह भी पता था कि खतरा अभी टला नहीं था। डेविल्स फुट का भूत अभी भी हमारे पीछे था। मैं, शेरलॉक होम्स, उस सुबह अपने कॉटेज में बैठा था जब मेरा दिमाग डॉक्टर लैंस टर्नडेल के इर्द गिर्द घूम रहा था। वो रहस्यमयी शिकारी जो अफ्रीका की गहराइयों से डेविल्स फुट जैसा खतरनाक पौधा लेकर आया था, इस मामले की गुत्थी सुलझाने की कुंजी वही था। वाटसन, जो अब इस रहस्य में पूरी तरह डूब चुके थे, मेरे सामने बैठे थे और अपने नोट्स पढ़ रहे थे। बाहर कॉर्नवाल की ठंडी हवा समुद्र की लहरों के साथ मिलकर एक अजीब सा संगीत बना रही थी।
वाटसन, मैंने कहा, हमें स्टर्नडेल को ढूंढना होगा। वो इस पौधे को लाया और मुझे यकीन है कि वो ममर की कहानी से ज्यादा जानता है। वाटसन ने अपनी पाइप जलाई और बोले, होम्स, लेकिन अगर वो सचमुच गायब हो गया तो हम उसे कैसे ढूंढेंगे? कॉर्नवाल इतना बड़ा है और हमारे पास कोई ठोस सुराग नहीं है। मैंने मुस्कुराते हुए कहा, वाटसन, एक शिकारी अपने शिकार को छिपा सकता है, लेकिन वो अपने निशान नहीं छिपा सकता। हमें बस उन निशानों को ढूंढना है। मैंने फैसला किया कि हमें पोल्डू और आसपास के गांवों में स्टर्नडेल के बारे में पूछताछ करनी चाहिए। अगर वो अभी भी कॉर्नवाल में था तो कोई न कोई उसे जरूर देखा होगा। हमने अपनी गाड़ी तैयार की और सबसे पहले उस मछुआरे के गांव की ओर बढ़े, जो पोल्डू से कुछ मील दूर था। वहां के लोग अक्सर बाहरी लोगों पर नजर रखते थे और मुझे उम्मीद थी कि हमें कोई सुराग मिलेगा। जब हम गांव पहुंचे, वहां का माहौल शांत और उदास था। मछुआरे अपने जाल ठीक कर रहे थे और कुछ बच्चे समुद्र तट पर खेल रहे थे। मैंने एक बूढ़े मछुआरे से बात शुरू की, जिसका नाम जॉन था। मैंने उसे स्टर्नडेल का वर्णन दिया। लंबा, दाढ़ी वाला, तेज आंखों वाला आदमी। जॉन ने अपनी टोपी उतारी और कुछ सोचने लगा। हाँ साहब, उसने कहा, मैंने ऐसे एक आदमी को कुछ दिन पहले देखा था। वो समुद्र के किनारे एक गुफा के पास था। मुझे लगा कि वो कोई वैज्ञानिक है, क्योंकि वह कुछ पौधों को इकट्ठा कर रहा था। गुफा? मैंने उत्साह से पूछा, कहाँ है वो गुफा? जॉन ने हमें एक चट्टानी रास्ते की ओर इशारा किया, जो समुद्र के किनारे एक सुनसान इलाके में जाता था। वहां साहब, लेकिन सावधान रहिएगा, वो जगह खतरनाक है। मैंने वाटसन की ओर देखा। यह हमारा अगला कदम था। हमने जॉन को धन्यवाद दिया और उस गुफा की ओर बढ़े। रास्ता संकरा और पत्थरीला था और समुद्र की लहरें चट्टानों से टकराकर भयानक शोर कर रही थी। वाटसन ने चिंतित स्वर में कहा, होम्स, क्या आपको लगता है कि स्टर्नडेल वहां छिपा है? संभव है, वाटसन, मैंने कहा। एक शिकारी हमेशा ऐसी जगह चुनता है जहां उसे कोई न ढूंढ सके। कुछ देर बाद हम उस गुफा के मुहाने पर पहुंचे। ये एक अंधेरी, नम गुफा थी, जिसके अंदर से ठंडी हवा आ रही थी। मैंने अपनी टॉर्च जलाई और वाटसन से कहा, सावधान रहिए वाटसन, हमें नहीं पता कि अंदर क्या है। हम धीरे धीरे गुफा में दाखिल हुए। अंदर का माहौल भयानक था। दीवारों पर नमी की बूंदें थीं और जमीन पर कुछ अजीब निशान थे, जैसे कि कोई हाल ही में वहां आया हो। मैंने टॉर्च की रोशनी इधर उधर घुमाई और देखा कि गुफा के एक कोने में कुछ सामान रखा था। एक छोटा सा तंबू, कुछ किताबें और एक धातु का डिब्बा, जो बिल्कुल वैसा था जैसा हमें ट्रेगनिस के घर में मिला था। वाटसन, ये देखिए, मैंने धीमी आवाज में कहा और डिब्बे की ओर इशारा किया। मैंने उसे खोला और देखा कि उसमें वही सूखी पत्तियां थी, डेविल्स फुट। वाटसन ने चिंतित स्वर में कहा, होम्स, स्टर्नडेल यही है, हमें सावधान रहना होगा। मैंने सहमति में सिर हिलाया और गुफा का और निरीक्षण शुरू किया। तभी मुझे एक और चीज मिली, एक डायरी। मैंने उसे खोला और पढ़ना शुरू किया। ये स्टर्नडेल की डायरी थी और उसमें अफ्रीका में उसके अनुभवों का वर्णन था। उसने डेविल्स फुट के बारे में लिखा था, कैसे उसने इस पौधे को एक स्थानीय जनजाति से प्राप्त किया था और कैसे इसका धुआं इंसान के दिमाग को नष्ट कर सकता था। लेकिन एक पन्ने ने मेरा ध्यान खींचा। उसमें लिखा था, ममर को नहीं पता कि मैंने उसे क्या दिया। वो सोचता है कि ये सिर्फ एक औषधि है, लेकिन मैंने उसका इस्तेमाल अपने मकसद के लिए किया। ट्रेगनिस परिवार को खत्म करना जरूरी था। यह पढ़कर मेरा खून ठंडा हो गया। स्टर्नडेल ने ममर को जानबूझकर इस्तेमाल किया था, लेकिन उसका मकसद क्या था? मैंने डायरी को अपनी जेब में रखा और वाटसन से कहा, वाटसन, ये डायरी सबूत है। स्टर्नडेल इस हादसे का मास्टरमाइंड है। तभी
गुफा के मुहाने पर एक छाया दिखी। मैंने टॉर्च की रोशनी वहां डाली और वहां एक लंबा दाढ़ी वाला आदमी खड़ा था। उसकी आंखें आग की तरह चमक रही थी। वो डॉक्टर लंस टर्नडेल था। मिस्टर होम्स, उसने गहरी आवाज में कहा, आपने मुझे ढूंढ लिया, लेकिन आप बहुत दूर आ चुके हैं। मैंने शांत स्वर में कहा, डॉक्टर टर्नडेल, आपने ट्रेगनिस परिवार को नष्ट करने की साजिश रची, लेकिन अब खेल खत्म हो चुका है। टर्नडेल ने हंसा और उसकी हंसी गुफा में गूंज उठी। होम्स, आप बहुत होशियार हैं, लेकिन आप नहीं जानते कि मैंने ऐसा क्यों किया। ट्रेगनिस परिवार ने मुझसे सब कुछ छीन लिया, मेरी पत्नी, मेरी खुशी, सब कुछ। मैंने उसकी बात सुनी, लेकिन मेरा ध्यान उसकी हरकतों पर था। मैंने देखा कि उसका हाथ उसकी जेब की ओर जा रहा था। मैंने तुरंत वाटसन को इशारा किया और हम दोनों उसकी ओर बढ़े, लेकिन टर्नडेल तेज था। उसने अपनी जेब से एक छोटा सा डिब्बा निकाला और उसे जमीन पर फेंक दिया। डिब्बा खुला और उसमें से धुआं निकलने लगा। वाटसन, बाहर निकलो, मैंने चिल्लाया। हम दोनों गुफा के मुहाने की ओर भागे, लेकिन धुआं तेजी से फैल रहा था। मेरी आंखें जलने लगी और मेरा दिमाग घूमने लगा। मैंने वाटसन का हाथ पकड़ा और किसी तरह गुफा से बाहर निकला। बाहर की ताजी हवा ने हमें राहत दी। मैंने पीछे मुड़कर देखा, लेकिन टर्नडेल गायब हो चुका था। वाटसन ने हाफते हुए कहा, होम्स, वो धुआं डेविल्स फुट था। मैंने सहमति में सिर हिलाया। वाटसन, हम बाल बाल बचे, लेकिन अब हमारे पास सबूत है। टर्नडेल का मकसद बदला था और उसने ममर को अपने जाल में फंसाया। हम तुरंत गांव वापस लौटे और स्थानीय पुलिस को सूचना दी। इंस्पेक्टर ने तुरंत गुफा की तलाशी का आदेश दिया, लेकिन टर्नडेल का कोई निशान नहीं मिला। उस रात जब हम कॉटेज में वापस आए, मैंने डायरी को फिर से पढ़ा। उसने लिखा था कि ट्रेगनिस परिवार ने उसकी पत्नी को अपमानित किया था और उसने बदला लेने के लिए डेविल्स फुट का इस्तेमाल किया। लेकिन क्या ममर वाकई निर्दोष था, या उसने भी टर्नडेल के साथ मिलकर साजिश रची थी? ये 5वां दिन था और मैं उस रहस्य के दिल तक पहुंच चुका था, लेकिन टर्नडेल अभी भी आजाद था और डेविल्स फुट का खतरा अभी टला नहीं था। मैं, शेरलॉक होम्स, उस रात अपने कॉटेज में बैठा था, जो मेरे दिमाग में डॉक्टर लंस टर्नडेल की डायरी और उसकी भयानक साजिश के टुकड़े टुकड़े घूम रहे थे। वाटसन, जो गुफा में हुए उस खतरनाक हादसे से अभी भी सहमे हुए थे, मेरे सामने बैठे थे। उनके चेहरे पर चिंता साफ दिख रही थी। बाहर समुद्र की लहरें चट्टानों से टकरा रही थी और उनकी आवाज इस रहस्य को और गहरा कर रही थी। मैंने कहा, वाटसन, टर्नडेल अब हमारे हाथ से निकल चुका है, लेकिन वो ज्यादा दूर नहीं जा सकता। वो जानता है कि हम उसके पीछे हैं और मुझे यकीन है कि वो जल्द ही कोई कदम उठाएगा। वाटसन ने अपनी पाइप रख दी और बोले, होम्स, वो आदमी खतरनाक है। उसने डेविल्स फुट का धुआं हम पर इस्तेमाल करने की कोशिश की। अगर हम दोबारा उसके सामने आए तो वो हमें खत्म कर सकता है। मैंने मुस्कुराते हुए कहा, वाटसन, खतरा मेरे पेशे का हिस्सा है, लेकिन इस बार हम तैयार होंगे। हमें टर्नडेल को जाल में फंसाना होगा। मैंने अपनी योजना बनानी शुरू की। टर्नडेल एक चालाक शिकारी था, लेकिन मैं भी कम नहीं था। मेरे दिमाग में एक विचार आया, अगर टर्नडेल ममर को अपने मकसद के लिए इस्तेमाल कर सकता था, तो हम मर्टिमर को टर्नडेल को पकड़ने के लिए इस्तेमाल कर सकते थे। मैंने वाटसन से कहा, वाटसन, हमें मर्टिमर को फिर से बुलाना होगा, लेकिन इस बार हमें उसे डराना नहीं, बल्कि उसका भरोसा जीतना होगा। अगली सुबह मैंने ममर को एक पत्र लिखा और उसे तुरंत हमारे कॉटेज में आने के लिए कहा। मैंने पत्र में लिखा कि हमें टर्नडेल के बारे में नई जानकारी मिली है और हमें उसकी मदद चाहिए। कुछ घंटों बाद मर्टिमर हमारे कॉटेज में पहुंचा। उसकी हालत पहले से भी बदतर थी। उसका चेहरा थका हुआ था और उसकी आंखें डर से भरी थी।
मिस्टर होम्स, उसने कांपती आवाज में कहा, क्या आपने स्टर्नडेल को ढूंढ लिया? मैं अब और नहीं सह सकता। मैंने उसे शांत करने की कोशिश की और कहा, ममर, हम स्टर्नडेल के बहुत करीब हैं, लेकिन हमें आपकी मदद चाहिए। क्या आप हमें सच सच बता सकते हैं कि स्टर्नडेल ने आपको उन पत्तियों के बारे में क्या कहा था? ममर ने गहरी सांस ली और बोला, मिस्टर होम्स, मैंने आपको पहले ही सब बता दिया। स्टर्नडेल ने कहा था कि वे पत्तियां औषधि हैं। उसने मुझे कभी नहीं बताया कि वे इतनी खतरनाक हैं, लेकिन अब मुझे लगता है कि वो मुझे इस्तेमाल कर रहा था। मैंने उसकी आंखों में देखा, उसकी बातों में सच्चाई थी, लेकिन मैं अभी भी पूरी तरह यकीन नहीं कर पा रहा था। मैंने पूछा, ममर, क्या स्टर्नडेल ने आपको कभी बताया कि वो ट्रेगनिस परिवार से बदला लेना चाहता था? मर्टिमर ने सिर हिलाया। नहीं मिस्टर होम्स, उसने सिर्फ इतना कहा था कि वह मेरे भाई बहनों को शांत करने में मेरी मदद करना चाहता है, लेकिन अब मुझे डर है कि वो मुझे भी मार डालेगा। ये सुनकर मेरे दिमाग में एक योजना ने और स्पष्ट रूप लिया। मैंने ममर से कहा, ममर, अगर आप स्टर्नडेल को पकड़ने में हमारी मदद करेंगे तो मैं वादा करता हूं कि आपको कोई नुकसान नहीं होगा। क्या आप उसके लिए एक संदेश ले जा सकते हैं? ममर ने हिचकिचाते हुए पूछा, कैसा संदेश? मैंने कहा, आप स्टर्नडेल को बताएंगे कि आपने पुलिस को सब कुछ बता दिया है और अब आप उससे मिलना चाहते हैं ताकि आप दोनों भाग सकें। हम आपको फॉलो करेंगे और जब वो आपसे मिलने आएगा हम उसे पकड़ लेंगे। मोर्टिमर डर गया। उसने कहा, मिस्टर होम्स, अगर स्टर्नडेल को पता चला कि मैंने उसके साथ धोखा किया तो वो मुझे मार डालेगा। मैंने उसे भरोसा दिलाया, मोर्टिमर, हम आपके साथ होंगे, आपको कुछ नहीं होगा। कई मिनटों की बहस के बाद मोर्टिमर मान गया। मैंने उसे एक संदेश लिखकर दिया जिसमें लिखा था कि मोर्टिमर स्टर्नडेल से रात को समुद्र तट पर मिलना चाहता है। मैंने मोर्टिमर को हिदायत दी कि वह यह संदेश स्थानीय डाकघर में छोड़े, जहां स्टर्नडेल के लिए पहले भी संदेश छोड़े जाते थे। उस दिन दोपहर को मैं और वाटसन उस समुद्र तट की ओर गए जहां मिलने की जगह तय की गई थी। ये एक सुनसान इलाका था जहां चट्टानें और समुद्र की लहरें एक भयानक माहौल बनाती थी। मैंने वाटसन से कहा, वाटसन, हमें छिपना होगा। स्टर्नडेल बहुत चालाक है, अगर उसे जरा सा भी शक हुआ तो वो नहीं आएगा। हमने एक बड़ी चट्टान के पीछे छिपने की जगह चुनी जहां से हम समुद्र तट को साफ देख सकते थे। मैंने अपनी पिस्तौल तैयार रखी और वाटसन ने भी अपनी जेब में हाथ डाला। रात का अंधेरा गहरा रहा था और समुद्र की लहरों की आवाज के अलावा कोई और आवाज नहीं थी। करीब 10 बजे हमने मोर्टिमर को समुद्र तट पर आते देखा। वो अकेला था और उसकी चाल से साफ पता चल रहा था कि वो डर रहा था। वो एक जगह रुका और इधर उधर देखने लगा। कुछ मिनटों बाद एक लंबी छाया समुद्र तट पर दिखाई दी। ये स्टर्नडेल था। उसकी दाढ़ी और तेज आंखें चांद की रोशनी में साफ दिख रही थी। ममर, स्टर्नडेल ने गहरी आवाज में कहा, तुमने मुझे यहां क्यों बुलाया? क्या तुमने सचमुच पुलिस को सब बता दिया? ममर ने कांपती आवाज में कहा, लन, मुझे डर लग रहा है, हमें यहां से भागना होगा। होम्स सब जान चुका है। स्टर्नडेल ने हंसा। होम्स वो कुछ नहीं कर सकता, लेकिन तुम, ममर, तुमने मेरे साथ धोखा किया। ये सुनकर मर्टिमर पीछे हटने लगा, लेकिन स्टर्नडेल ने अपनी जेब से एक छोटा सा डिब्बा निकाला। मैं समझ गया कि वो फिर से डेविल्स फुट का धुआं इस्तेमाल करने वाला था। मैंने तुरंत वाटसन को इशारा किया और हम दोनों चट्टान के पीछे से बाहर निकले। स्टर्नडेल, रुक जाइए, मैंने चिल्लाया और अपनी पिस्तौल उसकी ओर तान दी। ये खेल अब खत्म हो चुका है। स्टर्नडेल चौंक गया, लेकिन उसने डिब्बा जमीन पर फेंक दिया। धुआं फिर से फैलने लगा। मैंने ममर को चिल्लाकर कहा, मोर्टिमर, भागो, और वाटसन को इशारा किया कि वो मर्टिमर को सुरक्षित ले जाए।
मैं स्टर्नडेल की ओर बढ़ा, लेकिन धुआं मेरी आंखों और गले को जला रहा था। मेरे दिमाग में अजीब से चित्र उभरने लगे, भयानक चेहरे और चीखों की आवाजें। मैं समझ गया कि यह डेविल्स फुट का असर था, लेकिन मैंने अपनी इच्छा शक्ति से खुद को संभाला और स्टर्नडेल को पकड़ लिया। वो मुझसे छूटने की कोशिश कर रहा था, लेकिन मैंने उसे जमीन पर गिरा दिया। कुछ ही मिनटों में स्थानीय पुलिस, जिसे मैंने पहले से सूचना दे दी थी, वहां पहुंच गई। स्टर्नडेल को हथकड़ी पहनाई गई और उसे ले जाया गया। जब धुआं छंटा, मैंने देखा कि मर्टिमर और वाटसन सुरक्षित थे। वाटसन ने हांफते हुए कहा, होम्स, आपने ये कैसे किया? वो धुआं, ये भयानक था। मैंने थकी हुई मुस्कान के साथ कहा, वाटसन, दिमाग की ताकत शरीर की कमजोरी से हमेशा जीतती है। उस रात जब हम कॉटेज में वापस आए, मैंने स्टर्नडेल की डायरी और डिब्बे को पुलिस को सौंप दिया। मोर्टिमर को भी पूछताछ के लिए ले जाया गया, लेकिन मुझे यकीन था कि वो स्टर्नडेल का शिकार था, ना कि उसका साथी। ये छठा दिन था और डेविल्स फुट का रहस्य लगभग सुलझ चुका था, लेकिन मेरे दिमाग में अभी भी एक सवाल बाकी था। क्या स्टर्नडेल ने सचमुच अकेले ये सब किया था, या कोई और भी इस साजिश में शामिल था? मैं, शेरलॉक होम्स, उस सुबह अपने कॉटेज में बैठा था, जब मेरे दिमाग में डेविल्स फुट के रहस्य के अंतिम टुकड़े व्यवस्थित हो रहे थे। डॉक्टर लैंस स्टर्नडेल को पुलिस ने हिरासत में ले लिया था और मम ट्रेगनेस पूछताछ के लिए उनके साथ था, लेकिन मेरे मन में अभी भी एक हल्का सा संदेह था। क्या यह मामला वाकई खत्म हो चुका था, या कोई और रहस्य अभी भी अनसुलझा था? वाटसन, जो अब इस मामले से थोड़ा राहत महसूस कर रहे थे, मेरे सामने बैठे थे और अपनी कॉफी पी रहे थे। मैंने कहा, वाटसन, स्टर्नडेल ने कबूल कर लिया है कि उसने ट्रेगनेस परिवार से बदला लेने के लिए डेविल्स फुट का इस्तेमाल किया, लेकिन मुझे लगता है कि ममर की भूमिका अभी पूरी तरह साफ नहीं हुई है। वाटसन ने आश्चर्य से कहा, होम्स, क्या आपको लगता है कि ममर ने स्टर्नडेल के साथ जानबूझकर साजिश रची? वो तो खुद डरा हुआ लगता था। मैंने सिर हिलाया। वाटसन, डर एक अच्छा मुखौटा हो सकता है। ममर ने हमें बार बार आधी अधूरी सच्चाई बताई। हमें उससे आखिरी बार बात करनी होगी, और इस बार मैं कोई रहस्य नहीं छोड़ूंगा। मैंने स्थानीय पुलिस स्टेशन को संदेश भेजा और मोर्टिमर से मिलने की अनुमति मांगी। इंस्पेक्टर ने हमें बताया कि स्टर्नडेल ने पूरी तरह कबूल कर लिया था कि उसने मोर्टिमर को डेविल्स फुट की पत्तियां दी थी, ये कहकर कि वे औषधि है। लेकिन स्टर्नडेल ने यह भी कहा कि मोर्टिमर को पत्तियों की असली ताकत के बारे में कुछ नहीं पता था। यह सुनकर मेरा संदेह और गहरा हो गया। अगर ममर वाकई निर्दोष था, तो उसने बार बार स्टर्नडेल का नाम छिपाने की कोशिश क्यों की? हम पुलिस स्टेशन पहुंचे, जहां ममर को एक छोटे से कमरे में रखा गया था। वो कुर्सी पर बैठा था और उसका चेहरा थकान और डर से भरा था। जैसे ही हम अंदर दाखिल हुए, उसने हमें देखा और बोला, मिस्टर होम्स, क्या आपने स्टर्नडेल को पकड़ लिया? मैंने आपको कहा था कि मैं निर्दोष हूं। मैंने उसकी आंखों में देखा और कहा, ममर, मैं सच जानना चाहता हूं, पूरी सच्चाई। आपने स्टर्नडेल का नाम पहले क्यों छुपाया? और उस रात आप चिमनी के पास क्या जला रहे थे? ममर ने गहरी सांस ली और बोला, मिस्टर होम्स, मैं डर गया था। स्टर्नडेल ने मुझे धमकी दी थी कि अगर मैंने उसका नाम लिया तो वो मुझे मार डालेगा। उस रात मैंने सिर्फ वही पत्तियां जलाई थी जो उसने मुझे दी थी। मुझे सचमुच नहीं पता था कि वे इतनी खतरनाक है। मैंने उस पर दबाव बनाए रखा। ममर, स्टर्नडेल ने अपनी डायरी में लिखा कि उसने आपको अपने मकसद के लिए इस्तेमाल किया, लेकिन क्या आपने कभी संदेह नहीं किया? क्या आपको कभी नहीं लगा कि वो आपके भाई बहनों को नुकसान पहुंचाना चाहता है? ममर ने अपना सिर झुका लिया और धीमी आवाज में कहा, मिस्टर होम्स, मुझे शक हुआ था, लेकिन मैंने सोचा कि वो सिर्फ मेरी मदद करना चाहता है। मेरे भाई बहनों के साथ मेरा रिश्ता अच्छा नहीं था।
संपत्ति को लेकर हमेशा झगड़े होते थे। स्टर्नडेल ने कहा कि वो पत्तियां उन्हें शांत करेंगी और मैंने उस पर भरोसा कर लिया। ये सुनकर मेरे दिमाग में सब कुछ साफ होने लगा। ममर निर्दोष नहीं था, लेकिन वो पूरी तरह अपराधी भी नहीं था। उसने स्टर्नडेल की साजिश में हिस्सा लिया, लेकिन शायद अनजाने में। मैंने उससे पूछा, ममर, क्या आप जानते थे कि स्टर्नडेल का मकसद बदला था? क्या उसने आपको अपनी पत्नी के बारे में बताया? ममर ने सिर उठाया और आश्चर्य से कहा, पत्नी नहीं, मिस्टर होम्स। उसने कभी अपनी पत्नी का जिक्र नहीं किया। उसने सिर्फ इतना कहा था कि वो ट्रैगनस परिवार को जानता है और उनकी मदद करना चाहता है। यह सुनकर मैंने वाटसन की ओर देखा। स्टर्नडेल ने मर्टिमर को पूरी तरह अंधेरे में रखा था, लेकिन ममर की लापरवाही ने एक भयानक हादसे को जन्म दिया था। मैंने ममर से कहा, ममर, आपकी गलती ने आपके भाई बहनों को नष्ट कर दिया, लेकिन मैं ये मानता हूं कि आप स्टर्नडेल के मकसद से पूरी तरह अनजान थे। मर्टिमर रोने लगा। मिस्टर होम्स, मैंने ऐसा नहीं चाहा था। अगर मुझे पता होता कि वे पत्तियां इतनी खतरनाक हैं, तो मैं कभी उन्हें नहीं जलाता। मैंने इंस्पेक्टर को बुलाया और मर्टिमर की कहानी बताई। मैंने सुझाव दिया कि मर्टिमर को सजा दी जाए, लेकिन उसकी सजा को हल्का किया जाए, क्योंकि वो स्टर्नडेल की साजिश का शिकार था। इंस्पेक्टर ने सहमति जताई और मर्टिमर को हिरासत में रखने का फैसला किया। उसके बाद मैं और वाटसन स्टर्नडेल से मिलने गए। वो एक अलग कमरे में बंद था और उसकी आंखों में अभी भी वही आग थी। मैंने उससे कहा, डॉक्टर स्टर्नडेल, आपकी साजिश नाकाम हो चुकी है, लेकिन मैं जानना चाहता हूं कि आपने ट्रैगनस परिवार से बदला क्यों लिया? स्टर्नडेल ने ठंडी नजरों से मुझे देखा और बोला, होम्स, आप कभी नहीं समझेंगे। ट्रैगनस परिवार ने मेरी पत्नी को अपमानित किया। उन्होंने उसे आत्महत्या के लिए मजबूर किया। मैंने कसम खाई थी कि मैं उन्हें खत्म कर दूंगा। मैंने पूछा, लेकिन आपने मर्टिमर को क्यों इस्तेमाल किया? वो तो आपका दोस्त था। स्टर्नडेल ने हंसा। मर्टिमर, वो एक कमजोर इंसान था। मैंने उसका इस्तेमाल किया क्योंकि वो आसानी से मेरे जाल में फंस गया। मैंने उसे पत्तियां दी और कहा कि वे औषधि हैं। उसने मेरी बात मान ली। ये सुनकर मेरे दिमाग में सारी तस्वीर साफ हो गई। स्टर्नडेल ने अपनी चालाकी से मर्टिमर को एक हथियार की तरह इस्तेमाल किया था। उसका मकसद बदला था और उसने इसके लिए किसी भी हद तक जाने का फैसला किया था। मैंने उससे आखिरी सवाल पूछा, डेविल्स फुट की और पत्तियां कहाँ हैं? क्या आपने और कहीं छिपाया है? स्टर्नडेल ने मुस्कुराते हुए कहा, होम्स, आप बहुत होशियार हैं, लेकिन मैं आपको बता दूं कि गुफा में जो पत्तियां थी वही आखिरी थी। अब दुनिया में डेविल्स फुट का कोई निशान नहीं बचा। मैंने उसकी बात पर भरोसा नहीं किया, लेकिन मेरे पास और सवाल नहीं थे। मैंने इंस्पेक्टर को स्टर्नडेल की डायरी और बाकी सबूत सौंप दिए और उसे सजा के लिए तैयार करने को कहा। उस शाम जब हम कॉटेज में वापस आए, वाटसन ने कहा, होम्स, ये मामला मेरे लिए बहुत भारी था। डेविल्स फुट का धुआं, ये किसी दानव की तरह था। मैंने सहमति में सिर हिलाया। वाटसन, ये पौधा प्रकृति का एक खतरनाक हथियार था, लेकिन स्टर्नडेल की नफरत ने इसे और खतरनाक बना दिया। मैंने अपनी मेज पर रखे उस धातु के डिब्बे को देखा जिसमें अब कोई पत्तियां नहीं थी। मैंने उसे उठाया और चिमनी में फेंक दिया। जैसे ही वो आग में जला, मुझे एक अजीब सी राहत महसूस हुई। डेविल्स फुट का खतरा अब खत्म हो चुका था। ये 7वां दिन था और रहस्य पूरी तरह सुलझ चुका था, लेकिन मेरे दिमाग में अभी भी एक सवाल बाकी था। क्या इंसान की नफरत इतनी ताकतवर हो सकती है कि वो प्रकृति के सबसे खतरनाक हथियार को भी नियंत्रित कर ले? इस सवाल का जवाब शायद मुझे कभी नहीं मिलेगा। मैं, शेरलॉक होम्स, उस अंतिम सुबह अपने कॉटेज में बैठा था जब डेविल्स फुट का रहस्य पूरी तरह सुलझ चुका था। डॉक्टर लैन स्टर्नडेल जेल में था
और ममर ट्रेगनेस को उसकी लापरवाही के लिए हल्की सजा दी गई थी। कॉर्नवाल की शांत हवाएं अब पहले से कम भयावह लग रही थी और समुद्र की लहरों की आवाज में एक अजीब सा सुकून था। वाटसन, जो इस पूरे मामले से भावनात्मक रूप से थक चुके थे, मेरे सामने बैठे थे और अखबार पढ़ रहे थे, लेकिन उनकी नजरें बार बार मुझ पर रुक रही थी, जैसे वो कुछ कहना चाहते हों। वाटसन, मैंने कहा, आप कुछ कहना चाहते हैं? बोलिए, क्या बात है? वाटसन ने अखबार नीचे रखा और गहरी सांस लेते हुए बोले, होम्स, ये मामला मेरे लिए बहुत भारी था। डेविल्स फुट का धुआं, स्टर्नडेल की नफरत, ममर की गलती, ये सब इतना जटिल था। लेकिन एक बात मुझे समझ नहीं आती, क्या आप वाकई मानते हैं कि स्टर्नडेल ने अकेले ये सब किया या कोई और भी इस साजिश में शामिल था? मैंने मुस्कुराते हुए कहा, वाटसन, आप हमेशा मेरे दिमाग की गहराइयों तक पहुंचने की कोशिश करते हैं। सच कहूं तो मैंने भी यही सवाल खुद से पूछा, लेकिन सबूत और तथ्य एक ही दिशा में इशारा करते हैं। स्टर्नडेल इस साजिश का मास्टरमाइंड था। मर्टिमर उसका अनजाने में सहयोगी था, लेकिन उसका कोई बड़ा मकसद नहीं था। वाटसन ने सिर हिलाया, लेकिन उनकी आंखों में अभी भी संदेह था। होम्स, मुझे लगता है कि स्टर्नडेल की कहानी में अभी कुछ छिपा है। उसकी पत्नी की आत्महत्या, ट्रेगनेस परिवार का अपमान, ये सब इतना व्यक्तिगत था। क्या कोई और था जो इस नफरत को भड़का रहा था? वाटसन का सवाल मेरे दिमाग में गूंज उठा। मैं अपनी कुर्सी पर पीछे की ओर झुका और उस पूरे मामले को एक बार फिर से सोचने लगा। स्टर्नडेल की डायरी, उसकी बातें, मर्टिमर की हिचकिचाहट, सब कुछ मेरे सामने तैरने लगा। मैंने वाटसन से कहा, वाटसन, आपका सवाल गलत नहीं है। चलिए एक आखिरी बार इस मामले की गहराई में उतरते हैं। मैंने फैसला किया कि हमें स्टर्नडेल की पृष्ठभूमि और ट्रेगनेस परिवार के साथ उसके रिश्ते के बारे में और जानकारी चाहिए। मैंने स्थानीय पादरी रेवरेंड राउंडआय को एक पत्र लिखा और उनसे मिलने का समय मांगा। राउंडआय इस मामले में पहले भी हमारी मदद कर चुके थे और मुझे यकीन था कि वो ट्रेगनेस परिवार के अतीत के बारे में कुछ और बता सकते थे। उस दोपहर हम राउंडआय के छोटे से घर पहुंचे। वो हमें अपने अध्ययन कक्ष में ले गए, जहां किताबों और पुराने कागजों की गंध हवा में फैली थी। मैंने बिना समय गवाए सवाल शुरू किया, रेवरेंड, आपने हमें बताया था कि ट्रेगनेस परिवार और स्टर्नडेल के बीच कुछ पुराना विवाद था। क्या आप उनकी पत्नी के बारे में कुछ और बता सकते हैं? राउंडआय ने गहरी सांस ली और बोले, मिस्टर होम्स, ये एक दुखद कहानी है। स्टर्नडेल की पत्नी मार्थ ट्रेगनेस परिवार की करीबी दोस्त थी, लेकिन कुछ साल पहले परिवार के बीच संपत्ति को लेकर एक बड़ा झगड़ा हुआ। मार्थ ने मर्टिमर का पक्ष लिया, जिसके कारण जॉर्ज और ओवेन ने उसे अपमानित किया। मार्थ ये बर्दाश्त नहीं कर सकी और उसने आत्महत्या कर ली। मैंने पूछा, क्या स्टर्नडेल ने इस अपमान के लिए ट्रेगनेस परिवार को जिम्मेदार ठहराया? राउंडआय ने सिर हिलाया। हाँ मिस्टर होम्स, स्टर्नडेल को यकीन था कि ट्रेगनेस परिवार ने मार्थ को आत्महत्या के लिए मजबूर किया। वो इसके बाद कॉर्नवाल छोड़कर चला गया, लेकिन उसने बदला लेने की कसम खाई थी। ये सुनकर मेरे दिमाग में सारी तस्वीर और भी एक बार फिर साफ हो गई। स्टर्नडेल की नफरत का कारण अब पूरी तरह समझ आ रहा था, लेकिन मेरे दिमाग में अभी भी एक सवाल बाकी था, क्या कोई और इस नफरत को भड़का रहा था? मैंने राउंडआय से पूछा, रेवरेंड, क्या कोई और था जो स्टर्नडेल को प्रभावित कर रहा था? कोई ऐसा व्यक्ति जो उसे ट्रेगनेस परिवार के खिलाफ भड़का रहा हो? राउंडआय ने कुछ देर सोचा और बोले, मिस्टर होम्स, मुझे ऐसा कोई नहीं याद आता, लेकिन मैंने सुना था कि स्टर्नडेल अफ्रीका में कुछ खतरनाक लोगों के संपर्क में था। शायद वहां से उसे डेविल्स फुट के बारे में पता चला। ये जानकारी मेरे लिए नई थी। मैंने वाटसन की ओर देखा। अगर स्टर्नडेल ने अफ्रीका में किसी से डेविल्स फुट प्राप्त किया था, तो हो सकता था कि कोई और भी साजिश में शामिल हो।
लेकिन मेरे पास इसके लिए कोई ठोस सबूत नहीं था। उस शाम जब हम कॉटेज में वापस आए, मैंने अपनी मेज पर बैठकर सारे सबूत फिर से देखे। स्टर्नडेल की डायरी, मर्टिमर की गवाही, राख के नमूने, सब कुछ एक ही कहानी बता रहा था। स्टर्नडेल ने अकेले ही ये साजिश रची थी। उसकी नफरत इतनी गहरी थी कि उसने डेविल्स फुट जैसे खतरनाक हथियार का इस्तेमाल किया। वाटसन ने कहा, होम्स, क्या आपको लगता है कि हमने सब कुछ सुलझा लिया? मैंने गहरी सांस ली और बोला, वाटसन, इस मामले में हमने सच को जितना हो सकता था उतना उजागर कर लिया, लेकिन कुछ रहस्य हमेशा अनसुलझे रहते हैं। स्टर्नडेल की नफरत, डेविल्स फुट का धुआं, ये सब इंसान के अंधेरे पक्ष की कहानी है। मैंने खिड़की की ओर देखा। कॉर्नवाल का समुद्र शांत था और चांद की रोशनी लहरों पर चमक रही थी। यह दृश्य इतना सुंदर था कि कुछ पल के लिए मैं उस भयानक हादसे को भूल गया। लेकिन मेरे दिमाग में एक आखिरी विचार आया। प्रकृति का हर हथियार, चाहे वो कितना भी खतरनाक हो, इंसान की नफरत के बिना कुछ भी नहीं है। अगले दिन हमने अपना सामान बांधा और लंदन वापस जाने की तैयारी शुरू की। कॉर्नवाल ने मुझे शांति दी थी, लेकिन इसने मुझे एक और सबक भी सिखाया। इंसान का दिमाग सबसे खतरनाक हथियार है। वाटसन ने मुस्कुराते हुए कहा, होम्स, क्या हम अब कुछ दिन आराम करेंगे? मैंने हंसते हुए कहा, वाटसन, आराम मेरे लिए नहीं बना। लंदन में कोई ना कोई रहस्य हमारा इंतजार कर रहा होगा। ये 8वां और अंतिम दिन था। डेविल्स फुट का रहस्य सुलझ चुका था, लेकिन मेरे लिए ये सिर्फ एक और कहानी थी। मेरी जिंदगी का असली मकसद रहस्यों को सुलझाना अभी भी बाकी था और मैं इसके लिए हमेशा तैयार था। आप सुन रहे थे शर्लॉक होम्स, द एडवेंचर ऑफ द डेविल्स फुट। ऐसी कहानियों के लिए हमारे चैनल कहानी सागर को सब्सक्राइब करें। अगर ये कहानी आपके दिल को छू गई हो तो इसे लाइक करें और अपने दोस्तों व परिवार के साथ शेयर करें। धन्यवाद।